वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक प्रिपरेशंस कंप्लीट कर चुके हैं हम हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। जिसने भी हमारी नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन प्रिपरेशंस की वीडियोस नहीं देखी है वो जाके वहां से समझ सकता है। आज के जो क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी के बेस्ड कर रहे हैं वो जब हमें आती होंगी प्रिपरेशंस उसी के बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि हमारे पास टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब आपको अल्कोहल दे दी है, एक बीकर में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी है, एक में टर्शरी है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसके अंदर कौन सी अल्कोहल प्रेजेंट है? कैसे हम इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे? इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग ल्यूकास रिएजेंट को ऐड करेंगे तीनों टेस्ट ट्यूब में। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ZnCl2 प्लस HCl क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट। हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? फर्स्ट प्रिपरेशन के अंदर हमने पढ़ा था अल्कोहल से। जब भी कोई अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात आएगी तो हम कौन से अल्काइल हैलाइड्स के लिए कौन सी देखेंगे? वो होगी ल्यूकास रिएजेंट। तो जब भी हम लोग उसमें बात की है हम लोगों से अल्कोहल के बारे में, तो हमने देखा कि हम तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या डाल देंगे? हम तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर देंगे। अब तीनों टेस्ट में जब हम ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे तो इमीडिएटली जो हमें चेंज शो होगा वो हमारे टर्शरी वाले के अंदर चेंज शो होगा। इमीडिएटली जो टर्शरी अल्कोहल होगा वो अपना चेंज शो कर देगा। विद इन 5 मिनट्स किसके अंदर चेंज शो होगा? सेकेंडरी के अंदर शो होगा। एंड आफ्टर 10 मिनट्स किसके अंदर, या फिर बहुत चेंज या फिर ना ही चेंज हो, किसके अंदर होगा? हमारा प्राइमरी के अंदर। तो इससे हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि हमारी टर्शरी अल्कोहल कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है और प्राइमरी कौन सी है। किसके थ्रू किया? ल्यूकास रिएजेंट के साथ में। टर्शरी ने क्या किया? एकदम से रिएक्ट कर दिया। सेकेंडरी जो होगी आफ्टर फ्यू मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, उसके टर्शरी के रिएक्ट करने के 5-10 मिनट्स बाद सेकेंडरी करेगी। और प्राइमरी अल्कोहल जो होगी आते वो रिएक्ट करेगी या फिर वो रिएक्ट ही नहीं करेगी। तो इसके थ्रू हमने डिटरमाइन किया कि कोई टेस्ट ट्यूब जो है उसके पास में प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। कैसे आइडेंटिफाई किया? ल्यूकास रिएजेंट डाल के हमने उनके टाइमिंग पे जिस टाइम पर उन्होंने रिएक्शन शो किया उस टाइम के अकॉर्डिंग हमने ये चेक कर लिया कि कौन सी अल्कोहल प्रेजेंट है कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इसको करने के लिए सब लोग डर जाते हैं। क्योंकि ये जो होता है ना, ये क्वेश्चन जो होता है ऐसे हम जब देखते हैं ABC वाले क्वेश्चन तो ये वैसे ही डरावने लगने लग जाते हैं कि अभी कैसे सॉल्व होंगे। बेसिक चीज है, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को जस्ट समझिए कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि जो आता है वो हमने पढ़े हुए में से आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड A having formula C5H10O gives Lucas test in 5-6 minutes. Give product B. B can also be obtained from hydrocarbon C, which molecular formula is C5H10 by monochlorination as a single product. Identify A, B and C. बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास में एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है? C5H10O। अब C5H10O से समझ में आ रहा है कि पेंटेन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब पर इसमें बोला है कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक कंपाउंड A जिसका फॉर्मूला C5H10O है और वो हमें ल्यूकास टेस्ट दे रहा है। ल्यूकास टेस्ट कौन देता है? अल्कोहल देता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। कंपाउंड क्या है? साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक है। C5 मतलब पेंटेन बनेगा, हमने बना दिया साइक्लोपेंटेन। ठीक है, C5H10 मतलब C5H10O का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से, और इसने बोला कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है तो हमें एक साइक्लोपेंटेन बनाना है। अब इसने बोला कि ल्यूकास टेस्ट दे रहा है, O भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास में OH भी प्रेजेंट है इसके अंदर, तभी तो ये रिएक्शन करेगा ल्यूकास टेस्ट के साथ में। ल्यूकास टेस्ट के साथ में कौन रिएक्ट करता है? अल्कोहल। अब तो ये कंपाउंड का नाम क्या बोल रहे थे? उस कंपाउंड को हमने नेम दिया है A। तो A कंपाउंड फॉर्म हो गया हमारा। क्या कंपाउंड फॉर्म हुआ? A कंपाउंड फॉर्म हो चुका है। A का तो हम आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं। अब वो चीज ये कह रहा है कि 5-6 मिनट्स के बाद में वो हमें क्या दे रहा है? गिविंग प्रोडक्ट B। 5-6 मिनट्स के बाद में उसने क्या प्रोडक्ट दिया? हमें एक B प्रोडक्ट दिया है। B कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। B जो है, अब उसने 5-6 मिनट्स बाद में B प्रोडक्ट दिया है। अब बेसिकली हम जानते हैं ल्यूकास टेस्ट जब हम कराते हैं इसका तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? कोई भी अल्कोहल है उसको जब हम लोग ZnCl2 HCl ल्यूकास रिएजेंट के साथ में टेस्ट कराएंगे, OH के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा, OH Cl के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो हम उसने बोल दिया कि 5-6 मिनट बाद रिएक्ट करके उसने प्रोडक्ट बी दिया, तो हमारे पास प्रोडक्ट बी भी आ चुका है। प्रोडक्ट ए आ गया,
साइक्लोपेंटेनॉल जो था वो क्या था हमारा प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी क्या था ल्यूकास टेस्ट मिलने का क्लोरोसाइक्लोपेंटेन जो था वो था हमारा प्रोडक्ट बी। अब हम बात करते हैं उसने क्या बोला कि बी जो है वो किससे, हाइड्रोकार्बन के साथ में भी बन सकता है, हाइड्रोकार्बन जिसमें O प्रेजेंट नहीं होगा, हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो B है वो ऑब्टेन किया है हमने किससे, B ऑब्टेन किया है हमने हाइड्रोकार्बन से भी हम B को ऑब्टेन कर सकते हैं। और वो हाइड्रोकार्बन क्या है, वो हाइड्रोकार्बन हमारा कंपाउंड C है, जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला है C5H10 बाय मोनोक्लोरिनेशन एज अ सिंगल प्रोडक्ट। अब अपने जब ये क्या कह रहा है कि जो C5H10 है जब उसको हम लोग मोनोक्लोरिनेट कर रहे हैं, मोनोक्लोरिनेशन का मतलब तो हमने समझा था कि एक ही जो मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं उसके थ्रू हमारा एक बी प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन हो रही है। अब हमने बात समझी कि उसने क्या बोला कि हमने भैया हाइड्रोकार्बन से भी हमने ये बनाया है, प्रोडक्ट बी फॉर्म किया है। तो अब ये बात तो हमें समझ में आएगी भाई अगर ये वाले कंपाउंड से हमें कुछ फॉर्म करना है तो बेसिकली कैसे ही बना होगा, Cl नहीं होगा उसके अंदर, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है तो मतलब हाइड्रोकार्बन तो नॉर्मल यही होता है, इसमें कुछ भी अलग प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्या हो गया हमारा, इससे हमने आइडेंटिफाई क्या कर लिया कि हमारा प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तीनों प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके हैं। जैसे इन लोगों ने बोला था हमने सेम चीज कर दी, प्रोडक्ट ए क्या है, साइक्लोपेंटेनॉल है, प्रोडक्ट बी क्या है, जो जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था आपको आइडेंटिफाई करना है ए, बी और सी को, तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया। ए है हमारा साइक्लोपेंटेनॉल, बी है हमारा क्लोरोसाइक्लोपेंटेन और सी है हमारा साइक्लोपेंटेन। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जो इसने पूछा जैसे आपके टेस्ट आपने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे ही आपकी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि आपको बेसिकली स्ट्रक्चर्स बनाने हैं मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स के, मेजर प्रोडक्ट्स के आपको बेसिकली स्ट्रक्चर्स फॉर्म करना है कि इनके रिएक्शन करने के बाद क्या है। ठीक है, अब अपने पास में एक ये दे रखा है, ये देखो ये जो होगा ये हमारा एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, नहीं एरोमेटिक नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा ये। ठीक है, अब हमारे पास ये रिएक्शन दे रखा है, अब इसको साथ में आपको किसके साथ रिएक्ट करा रहा है, इसको HI के साथ में रिएक्ट करा है। हमने देखा कि HI HBr ये किसके साथ में दिख गया हमें, ये दिख गया हमको एल्कीन्स के साथ में, किसके साथ में है ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब ये किसके साथ में है, एल्कीन के साथ में रिएक्शन है। और यहाँ पे दिख गया हमें HI मतलब प्रोटिक एसिड हो गया, तो HBr HCl HI HF ये क्या होता है, प्रोटिक एसिड होते हैं। अब हमने देखा कि कैटलिस्ट में हमारे पास परऑक्साइड प्रेजेंट है, नहीं परऑक्साइड प्रेजेंट नहीं, मतलब कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन जो होगा प्रोटिक एसिड का वो किसके पास अटैच होगा, वो उस कार्बन के पास अटैच होगा जिसके पास में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो ये जो H होगा ये किसके पास जाके लग जाएगा, H जाके लगेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, और I कहाँ पे लगेगा, वो CH3 के साथ में ही यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे अटैच होगा। देखते हैं जो हमने आंसर प्रेडिक्ट किया है वो वैसा ही है कि नहीं है। देखो ये आंसर है, तो क्वेश्चन समझो, उसमें देखो कि हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्या चीज पूछी जा रही है हम लोगों से। इसमें साफ साफ दिख गया एल्कीन प्रेजेंट था, एल्कीन के साथ में हमने देखा कि भाई यहाँ पे कोई पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल लगा है। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे भी क्या है, एल्कीन है, पर क्या दे रखा है, Br2 दे रखा है, पर किसकी प्रेजेंस में दे रखा है, यूवी की प्रेजेंस में। हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था कि एक बार प्रिपरेशन पढ़ी थी, किससे पढ़ी थी, हाइड्रोकार्बन से। वो क्या कह रहा था कि अगर Br2 प्रेजेंट है और कोई एल्कीन फॉर्म में प्रेजेंट है और साथ में यूवी प्रेजेंट है तो क्या फॉर्मेशन होगी, या तो एलाइलिक की फॉर्मेशन होगी या फिर बेंजाइलिक की। इसमें क्या इसकी फॉर्मेशन हो सकती है, इसमें एलाइलिक की फॉर्मेशन हो सकती है। Br कहाँ लग सकता है, या तो यहाँ लग सकता है या फिर यहाँ, दोनों पोजीशन पे क्या होगा, एलाइलिक की फॉर्मेशन होगी। यही आंसर प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग, इसका यही आंसर हो सकता है। देखते हैं बिल्कुल आंसर क्या है, एलाइलिक की फॉर्म में होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 Br। ठीक है, हैलाइड दे रखा है, क्या दे रखा है, NaI दे रखा है। अभी हमने एक प्रिपरेशन पढ़ी थी हेलोजन एक्सचेंज के थ्रू, हेलोजन एक्सचेंज में हमने पढ़ा था फ्लिंकिंस्टन रिएक्शन। फ्लिंकिंस्टन रिएक्शन में कैसे प्रोडक्ट बन रहा था, कोई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। इसमें क्या होगा, हैलाइड एक्सचेंज होंगे। हेलोजन एक्सचेंज मतलब हैलाइड का एक्सचेंज होना। Br किससे एक्सचेंज होगा, I से एक्सचेंज होगा। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, CH3 CH2I, और साइड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, NaBr। यही अज्यूम किया है हम लोगों ने। अब हम देखते हैं, यही अज्यूम किया हम लोगों ने। कौन सा रिएक्शन है ये है फ्लिंकिंस्टन रिएक्शन। अभी जो हमने तीनों रिएक्शन पढ़े वो क्या था, तीनों रिएक्शंस जो थे वो हम लोगों के बेसिकली जितनी प्रिपरेशंस हमने पढ़ी हैं
उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमारे ये। बस हमें याद होनी चाहिए कि हमने कौन सी प्रिपरेशन किस चीज के लिए पढ़ी है, तभी हम इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और आंसर जो होगा वो हमारा सही से बता पाएंगे। वरना हमारा आंसर बचेगा। अगर आप यहाँ पे एल्कीन का वाला देख लेते और ये नहीं मेंशन करते कि यूवी को आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, आप यूवी को समझते ही नहीं कुछ भी, क्योंकि वो लगा रखा है। हमने पढ़ा था कि यूवी से हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अगर अभी मैं बोलती कि सिर्फ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, आप क्या करते? अगर एल्कीन समझ के Br2 समझ के आपने देखा कि यार एल्कीन है, Br2 है, लगा देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे Br, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं, आंसर का होता सीधा गलत हो जाता है। पर हमने देखा कि यहाँ पे यूवी प्रेजेंट है, यूवी का मतलब क्या होता है, एलाइलिक फॉर्म ही होगा। अगर परऑक्साइड प्रेजेंट होता या फिर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता तब हम लोग क्या करते, तब हम Br अटैच करते। पर अगर यूवी प्रेजेंट है तो हमने क्या किया, एलाइलिक फॉर्म बनाए। तो क्वेश्चन जो दे रखे हैं उसको ढंग से देखो और समझो कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे, उसके बाद में हम लोग कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इस चैप्टर की, वो है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कि जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है उसका नेचर क्या है। एक्स हेयर इज हेलोजन। कि जो कार्बन और हेलोजन है इसका जो नेचर जो है इस बॉन्डिंग का, कि इन दोनों बॉन्ड, ये दोनों जो बॉन्ड है, जो बॉन्डिंग है, इन दोनों का नेचर क्या है। ये नॉर्मली एक 1 मार्क से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर नहीं भी तो भी हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन और हेलोजन है उसका नेचर क्या होता है। तो कार्बन जो और हेलोजन में क्या होता है, जो हमारा हेलोजन होता है ना, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हेलोजन क्या होता है, हेलोजन जो होता है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट, तो इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जो हेलोजन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। ये खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, ये खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। इस वजह से कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब एट द सेम टाइम जो हमारे पास में कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, इसलिए कौन सा चार्ज पोजेस कर लेता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पोजेस कर लेता है। तो CX बॉन्ड जो है वो क्या है, CX बॉन्ड जो है वो पोलर है नेचर के अंदर। बेसिकली हमसे नेचर पूछा गया है CX बॉन्ड का, तो CX बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है नेचर के अंदर। कैसे पोलर होता है कि जो हेलोजन है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो जो कार्बन है उसके पास से एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, वो अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से जो कार्बन है उसी समय उस पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, उसी समय उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है अपने क्लोरीन की तरफ, तो इस वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो गया और इसलिए क्या बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो गई, पोलर हो गई। इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो गई, नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड होता है पोलर इन नेचर। ठीक है, हमने पढ़ा था पोलर डायपोल के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट पे बेस करता है हमारा पोलर नॉन पोलर की नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा। ये हमने क्लासिफिकेशन में पहले जब हमने पढ़ा था तब हम पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके वो चीज पढ़ के आ सकता है कि पोलर क्या होता है। वो क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। तो बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या है, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि हेलोजन जो होती है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है। इस वजह से जो हमारा हेलोजन होता है उसके पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाता है, और उसी समय जो हमारा कार्बन है उसके पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जो हमारा CX बॉन्ड होता है उसका नेचर क्या होता है, वो पोलर होता है नेचर के अंदर। तो इट इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ CX बॉन्ड। आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाती हैं कोई से भी एग्जाम में, कहीं पे भी आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, आपसे नॉर्मली आपको पता होना चाहिए बेसिक आइडिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोअर मेंबर ऑफ गैसेज होती हैं, जो हमारा 17 ग्रुप एलिमेंट है उसमें जो लोअर मेंबर ऑफ गैसेज होती है वो हल्की वेट की होती है, बहुत लाइटर होती हैं। जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का क्या है, बड़ी होगी, ब्रोमीन उससे छोटी होगी, क्लोरीन क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो लोअर मेंबर्स जो होते हैं गैसेस के अंदर वो क्या होते हैं, वो लाइटर होते हैं। अब जो हायर मेंबर होते हैं वो किस फॉर्मेशन में मिलेंगे, उनकी अपीयरेंस कैसी मिलेगी, वो जो होंगे वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होंगे। और
वापस से हायर जो होते हैं वो सॉलिड के अंदर भी मिल सकते हैं, बिकॉज अगर उनके इंटरेक्शन पे बेस करते हैं कि उनका इंटरेक्शन कितना स्ट्रांग है। ज्यादा स्ट्रांग इंटरेक्शन है तो सॉलिड बन जाएंगे, अदरवाइज वीक सा इंटरेक्शन है, ज्यादा कुछ बहुत खास इंटरेक्शन नहीं है तो वो लिक्विड फॉर्मेशन में रहेंगे। तो बेसिकली लोअर मेंबर ऑफ गैसेस जो होते हैं वो लाइटर में होते हैं और वो गैसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, गैसेस एनवायरमेंट में, लाइक CH3L3, लाइक Cl, Br एंड I। पर अगर हायर मेंबर्स में अगर हम जाते हैं तो वो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर वो सॉलिड हो सकते हैं। किस पे बेस करता है? वो बेस करता है कि इंटरेक्शन कैसा है, ज्यादा स्ट्रांग इंटरेक्शन है या फिर लो इंटरेक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हेलो एल्केन्स का वो ज्यादा होगा हाइड्रोकार्बन से। दोनों के अगर मास कंपैरेबल मास है, मतलब दोनों के जो मास हैं वो सेम है, मतलब एक तरह से हेलो एल्केन का मास भी सेम है और हाइड्रोकार्बन का मास भी ऑलमोस्ट कंपैरेबल है, सेम है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हेलो एल्केन्स का वो ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। क्यों? क्योंकि डायपोल इंटरेक्शन की वजह से, जो अभी हम पोलर पढ़ के आए ना नेचर। क्यों? क्योंकि डायपोल इंटरेक्शन की वजह से जो क्लोरीन है वो क्या है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड शेयर हो रहा है वो जो डायपोल जनरेट हो रहा है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, उसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ठीक है। तो इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब हम बॉइल करेंगे तो हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए क्या होता है, कम होता है हेलो एल्केन्स से, जिनके मास जो होते हैं वो सेम होते हैं। फिर भी क्यों कम होता है? बिकॉज ऑफ द डायपोल इंटरेक्शन। बेसिक रीजन अगर हम देखें तो डायपोल इंटरेक्शन जो है इसका बेसिक रीजन है, बिकॉज जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कंटेन कर लेता है, और जो कार्बन होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है। इस वजह से जो इन दोनों के बीच में डायपोल जनरेट होता है, जो इंटरेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, कार्बन और Cl के बीच में, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, इवन दो दे आर पोलर। एल्काइल हैलाइड्स जो होता है वो पोलर होता है, अभी हमने पढ़ा कि वो पोलर होते हैं नेचर में, पर फिर भी वो पानी के अंदर कम सॉल्युबल होते हैं। क्यों? जो इंटरेक्शन होता है ना, जो हमारा इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, जो हमारा कार्बन और हमारे हेलोजन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ये बहुत ही कम एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? ये बहुत ही कम एनर्जी को रिलीज करते हैं, और ये इंटरेक्शंस जो होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जितना हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है पानी के अंदर वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो नया इंटरेक्शन जो सेटअप होता है वो बहुत कम एनर्जी रिलीज करता है और उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जो मॉलिक्यूल होता है वो बड़ा तो बन जाता है साइज के अंदर, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बढ़ने लगता है। अब बेसिकली अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है इसके अंदर, वो ये होता है कि जो जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा आपका वॉन डेर वाल्स फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज होता है। तो जो आई होता है, हमने ये पढ़ा था कि आयोडीन जो होता है वो सबसे बड़ा साइज में होता है, फिर ब्रोमीन आता है एंड फिर क्लोरीन आता है, तो छोटे छोटे होते हैं। तो आयोडीन का साइज जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, CH3I का होगा, फिर CH3Br का होगा एंड देन फिर CH3Cl का होगा, ठीक है। ये जो होता है ये हमारे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है कि ये होता है। इसकी वजह से जो CH3I होगा इसके अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इस वजह से इसके अंदर जो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। तो इसलिए एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो पानी में कम सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो पोलर भी होते हैं, फिर भी वो कम सॉल्युबल क्यों होते हैं, जो इनका इंटरेक्शन होता है, इनका जो इंटरेक्शन होता है इसकी वजह से कम एनर्जी रिलीज होती है। एक तो जितनी हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है पानी के अंदर, उसके अंदर ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्गर भी नहीं होता है। तो जब मॉलिक्यूल जितना बड़ा होता जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता जाएगा। अब जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास में वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को ऑर्डर देखा, आपसे नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कि आपको बॉइलिंग, ये जो आपको दे रखा है इसको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करो, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के हिसाब से। तो जो जिसका सबसे ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये चीज हमें बेसिक है, ये चीज हमें समझ में
आ गई कि क्यों एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो पानी के अंदर कम सॉल्युबल होते हैं इवन दो दे आर पोलर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इन दोनों में से आपके पास में दो ये दे रखे हैं CH3 CH2 CH2Br, मतलब एक आपको पेंटेन के उसमें दे रखा है N एन ब्यूटेन है एक आपके पास में, एक जो है वो लीनियर चेन में प्रेजेंट है और एक जो है वो आपके ब्रांच्ड के अंदर प्रेजेंट है। Br कहाँ पे आ रखा है, एक तो यहाँ पे आ रखा है और एक Br कहाँ पे आ रखा है, एक Br आ रखा है आपकी सेकंड पोजीशन पे। इन दोनों में से किसके पास में कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसके पास में कम बॉइलिंग पॉइंट होगा ये बताना है हमको, ठीक है। इन दोनों में से किसके पास में कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, इन दोनों में से कम बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारे पास में टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड के पास में। ये जो सेकंड वाला है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों क्यों क्यों, वाई भी तो पूछा है, अभी हमने पढ़ा ना कि जितना ज्यादा उसका बड़ा स्ट्रक्चर होगा, सरफेस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। सरफेस किसका बड़ा है, ये क्या है, लीनियर है, क्या है ये लीनियर फॉर्म के अंदर है और ये क्या है ब्रांच्ड फॉर्म में है, ये क्या है ब्रांच्ड फॉर्म में। ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, लीनियर वाले का है कि ब्रांच्ड वाले का, ऑब्वियसली लीनियर वाले का सबसे ज्यादा सरफेस एरिया। तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया। तो हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या है कि लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का होगा क्योंकि इसके पास में सरफेस एरिया भी कम है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो ये जो था हमारा बेसिक था अभी तक जो हमने पढ़ा कि कुछ मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं एनसीईआरटी के। हमने नेचर पढ़ा है CH बॉन्ड का, मैंने आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी हैं हमारे अल्काइल हैलाइड्स के बारे में और उसके बाद में हमने डिस्कस किए कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड हैं जहां से हमारे क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं अबाउट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अल्काइल हैलाइड्स ऐसा क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज वो एग्जिबिट करते हैं उसके बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पढ़ने जा रहे हैं और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन के बाद अगर क्वेश्चंस कहीं से भी बेसिकली पूछ जाते हैं वो होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज आप कनेक्टेड रहिए और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो इफ एनी डाउट। प्लीज कमेंट अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर सकती हूँ नॉमेनक्लेचर के ऊपर या फिर इनके रिएक्शंस आपको करने हैं, कुछ भी कोई भी एक्सवाइजेड कैसा भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। और प्लीज लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।